बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। मेरी उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया। आपको पता है कि आज का जो क्लास है वो जुरिस्प्रूडेंस के हवाले से है। आपको सर ने जुरिस्प्रूडेंस पढ़ाया है और आप लोगों के जहन में होगा कि जुरिस्प्रूडेंस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं जस्ट आपको बताऊँ, अगर आपको जुरिस्प्रूडेंस समझ में नहीं आई तो आप कभी भी किसी भी लॉ को समझ नहीं सकेंगे। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, फिर अपने टॉपिक के ऊपर जाते हैं। अगर आपने देखा होगा, जब आपके पास अगर आप अपना कोई केस कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और आपके पास लॉ नहीं है तो फिर आप जजमेंट्स के ऊपर जाते हैं, और अगर जब आपके पास जजमेंट्स भी नहीं है तो तब आप किस चीज़ के ऊपर जाएंगे और आप कोर्ट को असिस्ट करेंगे कि जी मैं जो ये बात कह रहा हूँ ये बात मेरी ठीक है। तब आप जाके जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर आप रिलाई करते हो और आप अपना जुरिस्प्रूडेंशियल माइंड इस्तेमाल करते हो। जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये बंदा साइंटिस्ट है, ये बंदा केमिस्ट है, सिमिलरली जो बंदा लॉ को बेहतर तरीके से जानता हो उसको हम ज्यूरिस्ट कहते हैं। तो जुरिस्प्रूडेंस होता है फलसफाई कानून। जब आपको जुरिस्प्रूडेंस नहीं आती तो आपको कोई भी कानून समझ में नहीं आ सकता। अगर जितनी भी सजाएं दी है पेनल कोड में या सिविल लॉ में जितनी भी कंपनसेशंस दी गई है या जितनी भी रिलीफ्स रेमेडीज दी गई है वो सब के सब इस जुरिस्प्रूडेंस की थ्योरीज के ऊपर दी गई है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये हमारा आज का लेक्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। प्लीज अनीस नेक्स्ट। लॉ के स्टूडेंट से अगर आपसे कोई पूछे कि जी स्टेट किस चीज़ को कहते हैं, समवन आस्क यू कि जी मुझे बताएं कि स्टेट क्या है, रियासत क्या है, तो अगर आप तब रियासत किसी चीज़ को कह सकेंगे सॉवरेनिटी, अगर वो खुद मुख्तियार हो, अपने अंदरूनी और बैरूनी जो फैसले करते हो अफेयर्स में वो बिल्कुल खुद मुख्तियार हो। फॉर एग्जाम्पल हम ब्रिटिश की कॉलोनी थी, उस वक्त हम स्टेट नहीं था, हिंदुस्तान उस वक्त एक रियासत नहीं था। बिकॉज वाई वो रियासत नहीं था? क्योंकि हिंदुस्तान अपने फैसले खुद नहीं कर सकता था, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल। सिमिलरली पॉपुलेशन, अगर उसमें आबादी हो, एंटार्क्टिका का मिसाल मैंने आपको दिया, हम एंटार्क्टिका को स्टेट क्यों नहीं कह सकते? आल दो कि एंटार्क्टिका की टेरिटरी है लेकिन पॉपुलेशन नहीं है, वहां में लोग मौजूद नहीं है। और द फोर्थ वन गवर्नमेंट, कि वहां पे हुकूमत होगी। गवर्नमेंट की डिफिनीशन क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि जी व्हाट इज गवर्नमेंट, तो आप कह सकते हैं द रनिंग मशीनरी ऑफ द स्टेट। जो चीज इस रियासत को चलाती है उसको क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं। अब रियासत जो है ये इट इज अ पॉलिटिकल एंटिटी। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, इट्स अ पॉलिटिकल एंटिटी और इसके दो फंक्शंस है। क्या क्या फंक्शंस है? एक्सटर्नल एग्रेशन को कंट्रोल करना, और द सेकंड वन उसका क्या है कि अपना इंटरनल जो लॉ एंड ऑर्डर है, पीस है, उसको मेंटेन रख सके। ये दो रियासत की काम है, रियासत का और कोई काम नहीं है। ये आप जहन में रखें, रियासत के सिर्फ दो काम है, अपने आप को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना, और द सेकंड वन रियासत का क्या काम है कि वो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर और पीस को मेंटेन रख सके। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टेट। नेक्स्ट। नाउ मैंने आपको बताया ना, रियासत के दो फंक्शंस है, रियासत का और कोई काम नहीं है। सबसे पहले क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन से खुद को प्रोटेक्ट करना। वो किस तरह रियासत खुद को प्रोटेक्ट करती है? थ्रू वॉर। इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने पाकिस्तान को किस तरह प्रोटेक्ट किया? हमने उनके साथ जंग किया। अफगानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया, अफगानिस्तान ने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया? अफगानिस्तान ने क्या किया? जंग किया। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्टेट, कि वो अपने आप को एक्सटर्नल एग्रेशन से कंट्रोल रखेगी। सेकंड फंक्शन रियासत का क्या है? इट इज इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना ताकि इस इदारे में, इस मुल्क में अमन हो। वो क्या? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये हमारा टॉपिक है। रियासत का दूसरा काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मैं आपको जी नेक्स्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है क्या चीज? व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस? आपके जहन में बहुत सारी चीजें होंगी, जी जिले इंतजामिया, जी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन, आपके जहन में बहुत सारी चीजें होंगी ना। ऑलरेडी आपके जहन में बहुत सारी एम्बिग्विटी आई होंगी, ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन का डिफिनेशन देगा, ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन का डिफिनेशन देगा। लेकिन लेट्स सी व्हाट द लॉ सेज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली अगर हम देखें, सो एडमिनिस्ट्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेशन दो अल्फाज के कॉम्बिनेशन है। द फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? टू मैनेज, टू प्रोवाइड, टू गिव, टू डिलीवर, टू अप्लाई। ये एडमिनिस्ट्रेशन का माने है। जस्टिस का क्या माने है? जस्टिस का माने है जस्ट, इम्पार्शियल, फेयर,
राइट या गिव एवरीवन हिज ओन राइट, उसको उसका हक देना, किसी को उसका हक देना, इसका क्या मतलब है? जस्टिस, मेरा हक है कि आप मुझे कोई चीज दे और आप मुझे दे दे, सो दिस इज सिंपल जस्टिस। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मींस द प्रोविजन ऑफ जस्ट आर टू गिव व्हाट इज राइट, किसी को उसका हक देना। ये राइट का यहाँ पर एक और भी माना है। एक राइट हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं, सर आपको पढ़ा लेंगे कि व्हाट इज राइट, वो आप पढ़ लेंगे, और ये राइट कुछ और चीज है, वो जूरिस्प्रूडेंशियल राइट कुछ और है, सर आपको पढ़ाएंगे। इट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ समथिंग, उस राइट का डिफिनेशन वो है, लेकिन जो सही है उसको वो चीज देना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का क्या माना है आपको समझ में आ गया? सिंपल, जस्टिस द प्रोविजन ऑफ जस्ट आर गिव व्हाट इज राइट, इंतजाम इंसाफ। इस इदारे का भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका मिसाल मैं आपको दूंगा। सर नेक्स्ट डिफिनीशंस, जो एडमिनिस्ट्रेशन की डिफिनीशंस क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ पॉलिटिकल राइट विद इन अ स्टेट बाय यूज ऑफ फोर्स ऑफ द स्टेट, किसी का उसका हक को देना। द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द अनजस्ट एंड अनलॉफुल डीड्स ऑफ अदर्स, समझ में आ रहा है ना आपको? द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का क्या मतलब है? सिटी, द स्टेट के दो काम है, उनके सिटीजन्स का प्रोटेक्शन करना फ्रॉम द अनजस्ट एंड लॉफुल डीड्स ऑफ अदर्स। अनलॉफुल एंड जो डीड्स होते हैं, दूसरों के जो अनलॉफुल डीड्स होते हैं, रॉन्ग डीड्स होते हैं, उनको प्रोटेक्शन। इन द वर्ड्स ऑफ सिख विकी, डिटरमाइनिंग अ नेशंस, ये उन्होंने वर्ड्स का ये है, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एंड डिटरमाइनिंग अ नेशंस रैंक एंड पॉलिटिकल सिविलाइजेशन, नो टेस्ट इज मोर डिसेसिव देन द डिग्री एंड विच जस्टिस as defined by the law is usually realized in its judicial administration। अगर आपने ये कहना है कि ये मुल्क कितनी तरक्की याफ्ता है, सिविलाइज्ड है, वेल सिविलाइज्ड कंट्री, किस चीज़ को कहा जाता है? वो इस चीज़ पे नापा जाएगा कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैसा है। अगर आपने किसी मुल्क को नापना है कि ये कितना सिविलाइज्ड है, तो हम उसको देखेंगे कि ये मुल्क कितना वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इस मुल्क का कैसा है। सर प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। नाउ नेसेसिटी, हम नेसेसिटी के ऊपर चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको वो एग्जांपल अभी दे देता हूँ। ये इंसान बाय नेचर नहीं है, ये फाइटिंग एनिमल, ह्यूमन बाय नेचर इज अ फाइटिंग एनिमल। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस is most of the human right beings don't agree on one thing and usually disagree on many issues, so it's necessary that there is some power on them which compel them an agreement, and this power is state and application of such power is administration of justice। इस स्वात में एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ कौन है? स्वात में डिप्टी कमिश्नर स्वात इज हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जिस तरह पुराने ज़मानों में था कि जो ज़्यादा जोरावर होता था, जो ज़्यादा ताकतवर होता था, वो कमज़ोर के ऊपर चढ़ जाता था, लेकिन फिर स्टेट ने एक सिस्टम बनाया, स्टेट ने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करने के लिए एक मुख्तलिफ इदारे बनाए। यहाँ पर डीसी बैठा हुआ है, अगर जैन का कत्ल होता है तो स्टेट के डीपीओ फंक्शंस में आता है, बिकॉज वो एडमिनिस्टर करता है जजमेंट को और कातिल को पकड़ता है। नाउ ओरिजिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का ख्याल कैसे आया? कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है ये चीज़ लोगों के जहनों में आ गई? मैंने आपको बताया ना, एज सोशल ह्यूमन बाय सोशल एज डिमांड्स दैट ही मस्ट लिव इन अ सोसाइटी, ये इंसान की फितरत है कि वो सोसाइटी में रहेगा। पहले इंसान पहाड़ों में रहती थी, फिर इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगे और इंसान ने सोसाइटी में, मुआशरे में रहना जो है वो शुरू किया। वाइल लिविंग सो मैन मस्ट एक्सपीरियंस अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब इंसान मुआशरे में रहेगा तो उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अटैक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंसान बाई नेचर ऐसा है कि वो कहते हैं कि जी मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरे हो, बाकी चाहे उसका जो भी हो, लेकिन इंसान, क्योंकि ये इंसान की नेचर है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, वो कहते हैं कि जी मैं अमीर हो जाऊँ, बस मैं अमीर हो जाऊँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सबसे पहले आया जी प्रिमिटिव स्टेज। प्रिमिटिव स्टेज आपको पता है, जो पुराने ज़मानों में कबीले होते थे, कबीलों के अंदर झगड़े होते थे। एक कबीला है वो थोड़ा सा ताकतवर था, तो वो दूसरे कबीले के ऊपर चढ़ जाता था और उससे वो चीज़ें या कब्जा करता था, उसको मगलूब समझता था। ये प्रिमिटिव स्टेज में ये झगड़े होते थे, जंगें होती थी। जो ताकतवर होता था, माइट वाज राइट एट दैट टाइम, जो ताकतवर होता था ही वाज राइट, जो कमज़ोर होता था ही वाज राइट। आया जी जूरिस्प्रूडेंस में, आप पॉलिटिकल साइंस में सिटी स्टेट्स का स्टेज आ गया। इस प्रिमिटिव स्टेज में क्या था, ये अपने जूरिस्प्रूडेंस में लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे, फिर सिटी
स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। सिटी स्टेट क्या चीज़ है? बेसिकली लोग जो है वो सोचने लगे कि हम अपने अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मिनिमाइज करें, कैसे ख़त्म करें। तो लोगों ने कहा कि हम अपने लिए एक मशर को चुन लेते हैं, एक हुक्मरान को चुन लेते हैं और हम सब उसकी बात मानेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता सिटी स्टेट्स का स्टेज आ गया। फिर मॉडर्न फिर सिटी स्टेट पे भी लोग राजी नहीं हुए। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हुआ है, आई विल नॉट गो इनटू द हिस्ट्री। फिर मॉडर्न स्टेट जो आजकल के ज़माने हैं, लोगों ने कहा कि हम बाहमी, ये सिटी स्टेट में नुकसान किया था, उसमें भी वही चीज़ था कि जो ट्राइब ज़्यादा ताकतवर होता था वही हुक्मरानी करता था, बाकी ट्राइब जो थे उनको नहीं छोड़ते थे हुक्मरानी करने के लिए। फिर मॉडर्न स्टेज का दौर आ गया। लोगों ने कहा कि हम अपनी बाहमी इश्तिराक से एक बंदे को मुंतखब करेंगे, वो हमारे ऊपर तमाम, अगर मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, मेरा इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम जाएंगे उसके पास और वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करेगा, वो अप्लाई करेगा इंसाफ को। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के द एप्लीकेशन ऑफ इंसाफ, किसी को इंसाफ देना, किसी को उसका हक देना। तो ये किसी का उसका हक देने का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ? पहले प्रिमिटिव स्टेज आया, सिटी स्टेज आया, फिर मॉडर्न स्टेज आया। नेक्स्ट, नाउ काइंड्स ऑफ जस्टिस हमने पढ़ा ना, एडमिनिस्ट्रेशन तो हमने पढ़ा। अब जस्टिस के कितने काइंड्स है? जस्टिस के दो काइंड्स है, जो ये आप पढ़े ना। इफ समवन आस्क्ड यू, आप लॉ के स्टूडेंट्स है, इफ समवन आस्क्ड यू कि जी व्हाट इज जस्टिस या व्हाट आर द काइंड्स ऑफ जस्टिस, सो यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स। और आपने जूरिस्प्रूडेंस के पहले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी होगी कि पॉजिटिव लॉ क्या है, पढ़ा है ना आपने, नेचुरल लॉ क्या है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। मैं सिर्फ इसके ऊपर जा रहा हूँ। काइंड्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस के दो ही काइंड्स है, एक है नेचुरल जस्टिस और एक है लीगल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस और मॉरल जस्टिस, इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं। एक बंदा है ना, हम कहते हैं मुझे एक चीज़ अखलाकी तौर पर ठीक नहीं लग रही है, बस मैं कह रहा हूँ यार ये चीज़ ठीक नहीं है, अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जस्ट एंड अनजस्ट, दैट जस्टिस विच इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द लॉ ऑफ द स्टेट, वो चीज़ जो कानून ने हमें नहीं कहा। मैंने आपको बताया ना, नेचुरल जस्टिस क्या है? जस्टिस आपका कानून कैसे बनता है, आप लेजिस्लेशन में पढ़ लेंगे। ये जब लॉ बनता है ना, तो ये पार्लियामेंट से बिल प्रपोज होता है, बिल उसके पास एक्ट बनता है, फिर इस पे बहस होती है, फिर वो प्रेसिडेंट से असेंट मिलता है, तो आफ्टर दैट इट बिकम अ लॉ। लेकिन ये चीज़ तो पार्लियामेंट ने पास नहीं की कि वकार अनीस को नहीं देखा कि बिकॉज ही इज अ गर्ल, और ये चीज़ तो हमारी स्टेट ने भी ये चीज़ रिकॉग्नाइज नहीं की हुई। लेकिन मुझे अखलाकी तौर पर ये चीज़ लग रहा है कि दिस थिंग इज नॉट राइट, सो दिस इज क्या? नेचुरल जस्टिस। या एग्जाम्पल में आपका, जस्टिस मीन्स टू गिव समवन व्हाट ही डिजर्व्ड एंड नाउ समवन ऑफर यू सलाम एंड यू डिड not answer, so you morally you committed a wrong but he did held you legally. For example, ये एग्जाम्पल मैं मुझे अनीस सामने आते हैं, मैं अनीस का बार बार कि अस्सलाम वालेकुम अनीस, और अनीस इग्नोर कर लेता है। तो अनीस ने तो कोई जुर्म नहीं किया ना, लेकिन अखलाकी तौर पर अनीस ने जुर्म किया। सो दिस इज नेचुरल। अनीस को कहना चाहिए था वालेकुम अस्सलाम, बट अनीस डिडंट से दैट। सो दिस इज क्या? दिस इज कि उसके जहन में है कि जी मैंने गलत किया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अब चलते जी लीगल जस्टिस के ऊपर। लीगल जस्टिस क्या है? दैट जस्टिस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट ऑफ द लॉ ऑफ द स्टेट, वो जस्टिस जो स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया हो। स्टेट ने क्या रिकॉग्नाइज किया है? फॉर एग्जांपल स्टेट ने पीपीसी में कहा है जी 302 एक पनिशमेंट दिया हुआ है, अगर आप या उसने कहा है जी 281 अगर आप ड्राइविंग करेंगे, या 279। आजकल के लोग ये पीपीसी की सेक्शंस है, अगर कोई रास्ते पे जा रहा है, आपको 279 का पता है ना, ये भी एक सीख ले साथ साथ में, अगर कोई गाड़ी पे नखरे कर रहा है या वन व्हीलिंग कर रहा है, सो दिस इज अ क्राइम अंडर सेक्शन 279 ऑफ पीपीसी। तो ये चीज़ स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है। अगर आप रास्ते पे ड्राइविंग कर रहे हो, सो आपने ड्राइविंग किस तरह करना है, स्टेट ने हमें तरीका बताया हुआ है। अगर हम उस तरीके को अपनाते नहीं है, सो दिस इज व्हाट द स्टेट हैज शोन द पनिशमेंट, कि उसकी फिर सजा क्या होगी, क्योंकि ये जस्टिस स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है, पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है। द लॉ डिक्लेयर टू बी जस्ट। लीगल जस्टिस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 सेक्शंस। फिर लीगल जस्टिस के 2 किस्म हैं, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। जी, Now what is private justice? Private justice क्या चीज़ है? It comprises all those rules which deal the subject of the state and their relation to each other. Mr. A takes loan from Mr. B, so now it's the duty of the Mr. B to return it on the stipulated time, dealing of one man with another privately. For example, एक private होते हैं, privates की आपको इसकी समझ से भी wording से भी समझ आ चुका होगा कि private का क्या, जो दो बंदों के अंदरूनी
मसले। फॉर एग्जांपल मैंने अनीस को 10,000 रुपये दे दी और अनीस को मैंने कहा कि आपने मुझे फर्स्ट जनवरी ऑफ 2023 पे आपने मुझे रिटर्न करना है। अब 1 जनवरी आता है और अनीस मुझे रिटर्न नहीं करता। सो दिस इज प्राइवेट लॉ, दिस इज प्राइवेट लॉ या प्राइवेट लॉ और प्राइवेट जस्टिस, क्योंकि ये मेरे और अनीस का मसला है। मेरे और अनीस के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। बस मैंने अनीस को 10,000 रुपये दे कि जी अनीस ये आपने मुझे देने, हमने मल्टीमीडिया लेके आया, अब हम मल्टीमीडिया लेके जाएंगे, क्योंकि ये एक प्राइवेट मसला है हमारे डिपार्टमेंट और उसके साथ विच स्पेशली रिलेट टू द स्ट्रक्चर, पावर, राइट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। वो लॉ अगर आप उस चीज को वायलेट करेंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट के साथ डील करता हो। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट क्या है? स्टेट आपको कहते हैं कि आपने वकार को गालियां नहीं देना, आपने वकार की इंसल्ट नहीं करना, और आप वकार की इंसल्ट करते तो इस चीज से तो वकार ने आपको मना नहीं किया, लेकिन आपको स्टेट ने, वकार ने भी मना किया हुआ है, लेकिन स्टेट ने आपको मना किया हुआ है कि आपने वकार को गालियां नहीं देना। ये आपको स्टेट ने स्ट्रिक्टली मना किया और आप तब भी वकार को गालियां देते हो। दिस इज पब्लिक लॉ, ये पब्लिक लॉ है, ये पूरे स्टेट के स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। पब्लिक जस्टिस इज व्हाट अ प्लेंटिफ डिमांड्स एंड रिसीव फ्रॉम अ कोर्ट, ए प्राइवेट जस्टिस हैज बीन डिनाइड टू हिम। ये मैंने आपको बताया। पहले ये मैंने आपको चिक दिया, एनी बी को एक चिक दिया, फिर वो चिक बाउंस बैक हो गया, डिसऑनर हो गया। अब ये तो पहले था प्राइवेट, लेकिन इसने इसके हक से इनकार किया, तो अब फंक्शन में कौन सा लॉ आएगा? पब्लिक लॉ आएगा। अब पब्लिक लॉ के फर्दर 2 काइंड्स है, एक है सिविल जस्टिस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और सर प्लीज, और एक है क्रिमिनल जस्टिस। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिविल जस्टिस। हम कहते हैं ना ये सिविल कोर्ट्स है, ये क्रिमिनल कोर्ट्स है। तो अगर कोई आपसे पूछे, आप लॉ के स्टूडेंट्स हो और आपसे कोई लेमैन पूछे जो मोहल्ले के बाहर बंदा हो, आपको कहे जी ये सिविल लॉ का क्या मतलब है, तो आप कहते हैं जी जो ट्रायल सिविल कोर्ट्स में होते हैं वो सिविल लॉ है, जिसमें मर्डर ना हुआ हो, जिसमें कोई क्राइम कमिट नहीं हुआ हो तो वो सिविल लॉ है, और जिसमें क्राइम कमिट हुआ हो तो वो क्रिमिनल लॉ है। ये तो आपने किसी लेमैन को सेटिस्फाई किया। लेकिन लेट्स सपोज जो 3rd सेमेस्टर का आपका जूनियर है और वो आपके पास आ जाए और आपसे पूछे कि जी आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा हुआ है, मुझे ये चीज़ समझाए कि सिविल जस्टिस में क्या डिफरेंस है और क्रिमिनल जस्टिस में क्या डिफरेंस है। अब आप सोच में पड़ गए कि ये भी तो लॉ का स्टूडेंट है, मैं आप इसको कैसे समझाऊं कि व्हाट इज सिविल लॉ एंड व्हाट इज क्रिमिनल लॉ। लेमैन को तो आपने समझा दिया कि जो सिविल कोर्ट में होता है या जिसमें जो क्राइम कमिट नहीं हुआ हो, सो दैट ट्रायल वुड बी गॉन इन सिविल कोर्ट्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफिनीशन। सिविल जस्टिस कंसिस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ राइट। सिविल जस्टिस में क्या होता है? एनफोर्समेंट ऑफ राइट होता है, आपका एक हक है। वकार ने ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने कहा कि मैं आपको 10 तोला सोना दूंगा। अब बी सोना नहीं दे रहा, बी इनकार कर रहा है कि जी मैंने तो आपको सोना नहीं देना, तो ये ए का हक है, अदालत इसका हक एनफोर्स करेगा। तो सबसे पहली चीज़ आप जहन में रख के, ये चीज़ आप जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ेंगे तब आपके जहन में क्लिक होगा। आप सिर्फ जहन में रख के कि जी हमें पता था कि सिविल लॉ में क्या होता है, आपका राइट एनफोर्स होता है। उसमें सबसे अहम चीज़ क्या होती है, जो आपका हक है ना वो आपको दिलाया जाता है। आपका, अगर आपने किसी से ज़मीन ली हुई है या आपको आपका भाई ज़मीन में हिस्सा नहीं दे रहा, तो अगर ये आपका हक है कि वो आपको हिस्सा दे, लेकिन वो आपको नहीं दे रहा, सो व्हाट विल द कोर्ट डू? सिविल कोर्ट व्हाट विल डू? वो आपको आपका हक दिलाएगा। सिविल में सबसे अहम चीज़ क्या होती है? द एनफोर्समेंट ऑफ राइट होता है, वायलेशन ऑफ प्राइवेट राइट होता है। इसमें वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट कभी भी नहीं होता। ये 2 बंदों के अंदरूनी मसला होता है, इसमें न स्टेट इन्वॉल्व होता है ना स्टेट की मशीनरी इन्वॉल्व होती है, बल्कि ये प्राइवेट मसलों की ज्यादातर सिविल केसेस क्यों सिविल कोर्ट्स में जाते हैं? क्योंकि उसमें प्राइवेट मसले होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सिविल कोर्ट्स। ये सिविल कोर्ट्स ही एडमिनिस्टर करता है। और सिविल कोर्ट का सबसे बड़ा पर्पस क्या है? इट इज कंपेंसेशन। सिविल अदालत किसी को सजा नहीं देता, क्योंकि सिविल अदालत का सिर्फ काम क्या है? किसी का उसका हक देना, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ राइट। हम कहते हैं ना डिक्लेरेशन ऑफ राइट, या फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट से डिनाई करता है, तो आप उसको कहते हो कि जी परफॉर्म योर कॉन्ट्रैक्ट। आप अदालत में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूट फाइल करते हैं। या आपका कोई हक है, आपके वालिद साहब ने आपको हिस्सा दिया था, अब आपका भाई डिनाई कर रहा है कि जी मैंने तो आपको हिस्सा नहीं देना, तो आप सिविल कोर्ट को नॉक करते हैं कि जी ये मेरा हक है, इसको डिक्लेयर करे। डिक्लेरेशन ऑफ राइट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आप पढ़ेंगे कि जी इसको डिक्लेयर करे कि ये मुझे मेरा हक दे। ये आपका प्राइवेट मसला था, इसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं होता। अब आपको थोड़ा सा जहन में आया, इफ समवन आस्क्ड यू, वो 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट
स्टूडेंट है वो आपसे पूछे कि जी सिविल जस्टिस में क्या डिफरेंस है और क्रिमिनल में, तो आप कहते हैं कि सिविल में सिर्फ क्या होता है, एनफोर्समेंट ऑफ राइट होता है, आपका जो राइट होता है उसको एनफोर्स किया जाता है, और दूसरा मकसद सिविल राइट का क्या है, वो कंपनसेशन है। अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है, अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं घर बना रहा था और अनीस आ गया, मेरा घर उसने तोड़ दिया, या मैं घर बना रहा था, अनीस ने मेरे को कि जी ये तो रास्ता है, रास्ते में आप घर ना बनाए और इससे मेरा नुकसान हो गया, तो क्राइम तो एक जगह पे कमिट हो गया, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, मेरा राइट एनफोर्स होगा कि जी ये मेरा राइट है। या आप पढ़ेंगे एक्सेसरी राइट्स के ऊपर आप पढ़ेंगे कि मतलब एक्सेसरी, अगर आपको कोई एक्सेसरी राइट नहीं दे रहा तो आप कोर्ट में जाते हो कि जो डिक्लेयर करे कि ये चीज मेरा है। नाउ लेट्स सी क्रिमिनल जस्टिस। क्रिमिनल जस्टिस क्या होता है? क्रिमिनल जस्टिस मोस्टली पनिशमेंट के साथ उसका होता है, ताल्लुक होता है। सिविल जस्टिस का किस चीज़ के साथ ताल्लुक होता है? एनफोर्समेंट ऑफ राइट से। क्रिमिनल जस्टिस का किस चीज़ के साथ ताल्लुक होता है? पनिशमेंट के साथ। द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग इज आइडेंटिफाइड विद दैट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट रॉन्ग। अ पब्लिक रॉन्ग इज अ ऑफेंस अगेंस्ट अ कम्युनिटी एज अ होल एंड इट इज डील्ड बाय द स्टेट विद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। वायलेशन ऑफ पब्लिक। फिर सर ने आपको क्राइम का डिफिनीशन जरूर बताया होगा, ऑफेंस का डिफिनीशन आपको जरूर बताया होगा कि क्राइम क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है। ये क्राइम ऐसी चीज होती है ना जिसने स्टेट ने आपको मना किया हुआ है कि ना करो। किसी को मारना नहीं है, अगर आप किसी को मारोगे ना तो आप स्टेट के लॉ को वायलेट करोगे। आपने क्रिमिनल केसेस देखे हैं? क्रिमिनल केसेस इस तरह होते हैं, सरकार बनाम अनीस, सरकार बनाम लैला, ये इस तरह के केसेस होते हैं। मतलब इसमें सरकार एक पार्टी क्या होती है, सरकार होती है, क्योंकि इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी के प्रोटेक्शन किसका काम है, मेरी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करना किसका काम है? ये स्टेट का काम है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट मी एंड माई प्रॉपर्टी। दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइन टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड माई प्रॉपर्टी। एट समवन मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक करते हैं या मेरे ऊपर अटैक करते हैं तो वो स्टेट को स्टेट के रूल्स को वायलेट करता है। तो क्रिमिनल जस्टिस में सबसे उसका मेन मकसद क्या है? पनिशमेंट देना। अगर तुम स्टेट की किसी रूल को वायलेट करोगे तो स्टेट आपको बख्शेगा नहीं, आपका राइट एनफोर्स नहीं करेगा, आपको सजा देगा। तो क्रिमिनल जस्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट उसका है सजा देना। और इसमें क्या चीज होती है? सिविल लॉ में आपका प्राइवेट राइट वायलेट होता है। क्रिमिनल जस्टिस में मोस्टली मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल, मैंने आई यूज द वर्ड मोस्टली कि क्रिमिनल जस्ट में मोस्टली आपका पब्लिक राइट जो है वो वायलेट होता है। ये क्रिमिनल जस्टिस है 4 पर्पसेस। अब क्रिमिनल जस्टिस के 4 पर्पसेस है, एक है डिटरेंस, एक है प्रिवेंशन, एक है रिफॉर्मेशन, एक है रिट्रीब्यूशन। आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं ना, आपके जहन में ये सवाल आना भी चाहिए कि जी क्रिमिनल जस्टिस का मकसद इतना है, यहाँ पे चोरी के लिए सजा इतना क्यों है, ये क्यों आपके जहन में कभी आया है? कभी आपने सोचा, कभी आपने पीपीसी खोला है, आपने ये चीज देखी है कि जी ये सजाएं क्यों दी जाती है? ये चीज़ तो आपके जहन में आना चाहिए ना। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आप क्रिटिकल सोच करें, क्रिटिकल थिंकिंग करें, हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करें। यू आर अ लॉ स्टूडेंट्स, जब आप अदालत में जाएंगे तो आप हर चीज़ को क्वेश्चन करते कि जी ये ऐसा क्यों है, ये मार्कर मैंने ऐसा क्यों पकड़ा है, मैं ऐसा क्यों नहीं पकड़ लेता। ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, हर चीज़ को क्वेश्चन करना। तो आप भी सर से कभी पूछा है आपने कि सर ये जो पीपीसी में पनिशमेंट्स दी गई है, जो आपको पीपीसी पढ़ाएंगे, आप उनसे ज़रा पूछे भी तो सही कि सर ये जो पीपीसी में पनिशमेंट्स दी गई है ये क्यों दी गई है, वाई? तो उसके लिए ये 4 ऑब्जेक्ट्स है। मतलब मैंने आपको बताया अगर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं आता ना तो आप किसी भी लॉ को नहीं समझ सकेंगे, किसी भी लॉ को आप नहीं समझ सकेंगे, समझेंगे लेकिन बड़ी मुश्किल से। द बेस्ट ये है, तो ये जो आपका जितना भी कानून बना हुआ है ना ये ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर बना हुआ है। अब ये की ऑब्जेक्ट्स क्या है? क्रिमिनल जस्टिस के 4 ऑब्जेक्ट्स है। एक क्या है? डिटरेंस। डिटरेंस का क्या मतलब है कि किसी को उसको डराना, धमकाना कि कोई ये काम दोबारा ना करे। फॉर एग्जाम्पल यह जैन का कत्ल हो गया, ये रिसेंट केस है मंगलोर में, जैन का कत्ल हो गया। अब उसका जो कातिल है उसको सजा दिया जाएगा, तो उसको सजा क्यों दी जाती है? ताकि आइंदा कोई ये काम ना करे। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस क्या है? डिटरेंस। वो क्या कहते हैं कि ताकि दूसरा बंदा कोई दोबारा ये काम जो है ये ना करे। या जो एग्जीक्यूशंस होते हैं, वो ज़ैनब का जो कातिल था, अगर ज़ैनब का केस इतना हाईलाइट ना होता और उसके कातिल को वो इतनी फांसियाँ नहीं दी जाती तो आपका क्या ख्याल है, रोज़ एक और ज़ैनब नहीं आती हमारे सामने। तो लोगों को डराया गया। डिटरेंस, दिस इज द फर्स्ट पर्पस, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। और ये डिटरेंस एक थ्योरी है, इसके ऊपर सीपीपीसी में सजाएं दी गई है। इस चीज़ की, इस थ्योरी को मद्देनजर रखकर पीपीसी में
जितनी सजाएं दी गई है डिटरेंस की, वो इस थ्योरी के ऊपर दी गई है। ये क्या है? टू मेक अ इविल डूअर एग्जाम्पल एंड अ वार्निंग टू ऑल लाइक माइंडेड। अगर कोई बंदा क्रिमिनल माइंडेड है तो ये इसको एग्जाम्पल दिया जाता है कि आपने दोबारा क्राइम कमिट नहीं करना। सेकंड है रिफॉर्मेटिव, सेकंड थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, दैट इज रिफॉर्मेशन। उस चीज को इस चीज पे एजुकेट करना कि अगर तुमने ये क्राइम कमिट किया लेकिन आइंदा तुम इसको नहीं करोगे, उसको रिफॉर्मेशन करना है, उसको माइंड को चेंज करना है। तो पीपीसी में जहां जहां पे ये चीज लिखी गई है कि जी इसको इतने साल इम्प्रिजमेंट, फिर पीपीसी में दो किस्म के इम्प्रिजमेंट है। एक होता है कि आपने, एक होता है सख्त रिगोरस इम्प्रिजमेंट, एक होता है सिंपल इम्प्रिजमेंट। तो ये रिगोरस इम्प्रिजमेंट या उसको क्यों दिया जाता है? ताकि उसकी रिफॉर्मेशन की जाए। जितनी भी इम्प्रिजमेंट्स है, सजाएं ऐसी नहीं दी गई है पीपीसी में कि जी कानूनदान बैठ गया और उसने लिखना शुरू कर दिया कि जी इसको इतना सजा दे, इसका इतना। इसके पीछे एक ऑब्जेक्ट है, एक मकसद है, वो ऑब्जेक्ट से। सेकंड होता है जी रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन क्यों है? मुझे कत्ल किया गया, मैं उसको कत्ल करूंगा। जिस तरह किसास का कॉन्सेप्ट है हमारे इस्लाम में, ये इस्लाम जब आप क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे ना, इस्लामी क्रिमिनल लॉ, तो आपको समझ आ जाएगा कि जो बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले पढ़ाए थे, जो हमारी कुरान ने हमें 1400 साल पहले सिखाए थे कानून, वो आज अंग्रेज़ और ईस्ट वेस्ट आता है हमें बताता है कि जी ऐसा है और वैसा है और ये थ्योरी के ऊपर। ये रिट्रीब्यूशन, बदला लेना। अगर कोई मेरा हाथ काटता है तो उसका हाथ काटा जाएगा। ये सज़ा क्यों दी गई है? इट इज़ रिट्रीब्यूशन। इस थ्योरी को मद्देनजर रखकर इस थ्योरी के ऊपर ये सजाएं दी गई है। द सेकंड इज प्रिवेंटिव। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ये है ना कि अगर आपको प्रिवेंट किया जाता है इस अफेंडर्स को कि आपने इस चीज़ को दोबारा कमिट नहीं करना है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। और ये कहते हैं ना कि इस बंदे को इतने सालों के लिए इसको नज़रबंद किया जाए, या इसको प्रिवेंट, ये इस एरिया से नहीं निकलेगा, या चलो इसको जेल में डाल दो। वो 107 आपने सुना है ना, 107 में, या एमपीयू का नाम आपने सुना है ना, जो क्रश माफिया को डीसी साहब एकदम कह देते जी MP3 एमपीयू इम्पोज किया गया, 107 इम्पोज किया गया। ये क्यों किया? प्रिवेंशन, ताकि उस चीज़ की जो क्राइम कमिट होगा, ताकि उस चीज़ को मिनिमाइज़ किया जाए, उसके ख़तरे को क्या किया जाए, कम किया जाए। कभी आपने ये भी सोचे कि जी डीसी साहब क्यों कहते हैं कि उस बंदे को पकड़ो और जेल में डालो? कभी सोचे आपने? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक थ्योरी है, और इट इज़ थ्योरी इज प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव थ्योरी है इसके पीछे। इस थ्योरी के ऊपर ये सजाएं दी गई है। तो ये चार थ्योरी अपने जहन में ज़रूर रखनी है। रिफॉर्मेटिव का कि आपने जेल में देखा होगा, रिफॉर्मेशन की थ्योरी है कि अगर ये बंदा जेल से बाहर जाएगा ताकि दोबारा ये इस चीज़ कमिट ना कर, उसको माइंड, जो क्रिमिनल माइंड है उसको रिफॉर्म किया जाए। दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। नेक्स्ट, अब आते हैं हम, ये आपकी पीपीसी में सिर्फ ये सजाएं दी गई है। ये जो 10 सजाएं है ना, पीपीसी में आपके ये सजाएं दी गई है। जब आप पीपीसी की सेक्शन 53 को आप ओपन करेंगे ना, तो आपकी पीपीसी में ये सजाएं दी गई है। सबसे पहले सजा क्या है? किसास। लेकिन किसास के लिए अपनी कंडीशंस है। हर केस में किसास इंपोज नहीं किया जाता। हर बंदे, आप कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने तो कहा है कि अगर आपको कोई कत्ल करेगा तो आप उसको भी कत्ल करो, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसास के लिए इस्लामिक लॉ में अपनी कंडीशंस है। हर केस में आप किसास इंपोज नहीं कर सकते। द नेक्स्ट वन इज दियत। दियत को हम सिंपल कहते हैं ब्लड मनी। ये ब्लड मनी मतलब अगर आपने किसी का कत्ल किया तो आप उसको, उस ब्लड के बदले आप उसको पैसे देते हैं। आल दो कि वो पैसे बहुत कम होते हैं, हम किसी की जान लेके फिर पैसों से उसको कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन दिस इज ब्लड मनी। और आप मेरे ख्याल में 42 लाख समथिंग जो है अभी 2022 के लिए और 23 के लिए यही है। फिर होता है अर्श और दमन। ये सर आपको पढ़ाएंगे जो भी आपको पीपीसी पढ़ाते हैं। अर्श और दमन भी कंपनसेशन है, ये चीज़ आप जहन में रखें। बोथ आर द कंपनसेशंस। द डिफरेंस क्या है? ये अर्श और दमन में डिफरेंस क्या है? किसी को पता है? अपने पीपीसी में पढ़ा हुआ है? एनीवन? एग्जैक्टली। ये अर्श फिक्स कैसे है? क्योंकि अर्श डिपेंडेंट है दियत के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक है जिस तरह शज्जा दमीगा है। शज्जा दमीगा जानते हैं आप? जी, अगर कोई आपके हेड को हिट करता है और आपका बून एक्सपोज होता है तो उसके ऊपर जब आप उसके ऊपर दमन नहीं लगेगा, उसके ऊपर अर्श लगेगा, और अर्श 1.5 आप दियत होगा। ये जब आप सजाएं पढ़ेंगे ना तब आप जाके इतरेंगे। इस तरह दमन है। शज्जा खफीफा में हम दमन देते हैं। शज्जा खफीफा ये आपको किसी ने, आपके साथ किसी ने सर मारे, आपको किसी ने इस तरह स्लाइटली मारा और आपका थोड़ा सा स्क्रैच इधर आ गया, तो इस केस में इसको शज्जा खफीफा कहते हैं, और इसमें जो कंपनसेशन है वो है दमन। फिर है ताजीर। ताजीर है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट की मर्जी है, चाहे उसको कितने सालों की सजा दे दे, चाहे उसको कितने सालों उसको कितना फाइन कर दे। दिस इज द टोटल डिस्क्रिशन ऑफ। सेकंड है डेथ, और फिर है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और इम्प्रिजनमेंट मैंने आपको बताया दो है, एक रिगोरस है, एक सिंपल है, और फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड द लास्ट वन इज फाइन। ये सजाएं दी जाती है। नेक्स्ट,
फिर इस्लाम में कितनी सजाएं है? इस्लाम ने सिर्फ और सिर्फ 3 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स बयान की है। आप क्रिमिनल लॉ में पढ़ेंगे, इस्लाम में सबसे पहले सजा क्या है? हद। हम जब 6th सेमेस्टर में थे तो सर ने हमें हुदूद पढ़ाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आई रिमेंबर इट ऑन फिंगर टिप्स, मुझे फिंगर टिप्स के ऊपर याद है। फिर है किसास, ये इस्लाम में ये सजाएं दी गई है। और एक है ताज़ीर। किसास जानती है आप किसास का सिंपल मतलब क्या है? जब व्हेन आई वाज इन 5th सेमेस्टर में बहुत कंफ्यूज होता था कि किसास क्या है। किसास से जिसने जैसा आपके साथ किया आप एग्जैक्टली वैसा उसके साथ करो। एक है ताज़ीर। ताज़ीर वो सजा है जो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, जो कोर्ट की मर्जी के ऊपर डिफेंड है, जो कोर्ट आपको देते हैं। नेक्स्ट सर, अब आती है थ्योरी ऑफ कंपेंसेशन। मैंने आपको बताया कि सिविल लॉ का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है द एनफोर्समेंट ऑफ योर राइट, और दूसरा आपको कंपेंसेट करना। लेकिन वो आपको किस तरह कंपेंसेट करता है, इसके पीछे एक थ्योरी है ज्यूरिस्प्रूडेंस की। सीपीसी ऐसी नहीं बनी है, सीपीसी बनी है तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को मद्देनजर रखकर सीपीसी बनी है, तो उसके ऊपर ये थ्योरी है। द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट मस्ट नॉट बी मेरली टू प्रिवेंट फर्दर क्राइम्स बट आल्सो टू कंपेंसेट द विक्टिम ऑफ द क्राइम। उसको कंपेंसेट करना। फॉर एग्जांपल किसी ने ये दियत किसी ने मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब मेरा एक्सीडेंट हो गया, चलो उसको तो सजा मिलेगी, लेकिन जो मेरा खर्चा आएगा, जो मैं 10-15 दिन काम पे नहीं जा सकूंगा, वो मुझे कौन कंपेंसेट करेगा? तो इस थ्योरी ने बताया। आपका कभी एक्सीडेंट हुआ है? जब आप एक्सीडेंट कर लेते हैं आपको माफ किया जाता है तो इट्स ओके। अगर आप कोई आपको माफ नहीं करता, वो कहते कि जी मैं तो काम करने वाला बंदा था, मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करता था अपने बच्चों के लिए, तो कंपेंसेशन एग्जिस्ट कर रही है। सजाएं या सीपीसी कानून ऐसा नहीं बना, कानून के पीछे एक उसूल है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, तो उस उसूल को मद्देनजर रख के कानून बना। अब आते हैं अदर पनिशमेंट। अदर कौन से पनिशमेंट्स हैं? ये भी पनिशमेंट, फाइन्स एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी की एक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको फैमिली केसेस में बता देता हूं, अगर कोई बीवी या बच्चों की मेंटेनेंस के लिए वो नहीं दे रहा मेंटेनेंस, और कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करे, फिर अटैचमेंट की अपनी एक है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जाता है। सिमिलरली अगर किसी ने किसी को चेक दिया हुआ है और फिर उसके पास पैसे नहीं है, या किसी ने किसी और के साथ कोई प्रॉपर्टी ली हुई है एंड देन ही हैज नो मनी टू पे टू हिम, सो उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कोई मतलब इसके पीछे एक थ्योरी मौजूद है। इसकी ये जितनी भी कॉन्फिस्केशन की होती है ना, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है, अगर आप अदालत में जाते हो और आप जज साहब आपसे पूछे कि जी वकील साहब ठीक है आपने बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दे दी, लेकिन मेरे साथ खुद हुआ है बहुत सारे, और मैंने जब अदालत में गया तो जजेस जब अच्छे मूड में होते हैं वो कहते हैं जी वकील साहब ठीक है आपने बात ज़बरदस्त कह दी, लेकिन मुझे बताया ये होता कैसे है, इसके ऊपर मुझे लॉ लेके आए, इसके ऊपर मुझे कन्वेंस करे। सम टाइम ऐसा होता है ना, जज आपको कहते हैं कि जी इसके ऊपर अपना ज्यूरिस्प्रूडेंशियल माइंड अप्लाई करें। अब अगर आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ाए और आपने सिंपल सेक्शन पढ़ा है पीपीसी का या सिविल लॉ का और उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया, तो जज आप खुद समझे कि उसके जहन पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट है जी सिक्योरिटी बॉन्ड लेते हैं। सिक्योरिटी बॉन्ड आपको 107 में आपको समझ आया होगा। सिक्योरिटी बॉन्ड जो लेते हैं, जी आप मेरे पास इतना बॉन्ड रख के। सेकंड है डिपोर्टेशन, किसी को जलावतन करना, किसी को किसी इलाके पे बंद करना, किसी को किसी चीज़ से बाहर भेजना, इम्प्रिजनमेंट, उसको कैद करना। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इस टाइप का होता है कि मुझे इस कमरे में बंद किया जाता है, कोई और नहीं ज़रूर पढ़ा करे एक जजमेंट, लेकिन जजमेंट ज़रूर पढ़ा करे। आप प्रेसिडेंट्स पढ़ेंगे, सर आपको पढ़ाएंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस में प्रेसिडेंट्स, उसमें आप सीख जाएंगे, लेकिन जजमेंट ये होता है 302 के ऊपर आपने 2 जजमेंट ले ली। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें हुआ था एक्विटल और इसमें हुआ था कन्विक्शन। आपने इक्विटल के ऊपर जजमेंट पढ़ा कि अदालत ने इस बंदे को इक्विट क्यों किया, कौन कौन से ग्राउंड पे, और दूसरा जजमेंट आपने पढ़ा कन्विक्शन। दोनों में 302 हुआ था, एक पे कन्विक्शन हो गया, एक पे इक्विटल हो गया। अब आपके पास एक क्लाइंट आते हैं, उसने 300 उसके ऊपर 302 चार्ज है या उसके ऊपर 302 का इल्ज़ाम है, तो आपके जहन में दोनों चीज़ें हैं कि जी अगर मैं ऐसी बातें करूंगा तो मेरे क्लाइंट को कन्विक्ट किया जाएगा, अगर मैं ऐसी बातें करूंगा तो मेरे क्लाइंट को इक्विट किया जाएगा। मैंने ऐसे क्रॉस एग्जामिनेशन में मैंने ऐसे सवालात नहीं पूछने, और मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस जो है वो नहीं करने। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चलेगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू सर।